वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 4 में एंटर कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड लॉस असेसमेंट है। तो देखते हैं सिलेबस। देखिए पूरा सिलेबस है। ये हम पॉइंट नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी सेशन नंबर 1, 2 और 3 में कवर कर चुके हैं। आज हम थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मोस्ट लाइकली थ्योरी या फिर हम हो सकता है केस स्टडी 2-3 सेशन में और कवर कर देंगे इसको। देखिए पहले हम समझते हैं कि सम इंश्योर्ड, हमने ऑलरेडी वैसे बात की है इसके ऊपर, लेकिन एक सम इंश्योर्ड के अंदर एक एस्केलेशन एक्सटेंशन क्लॉज का एक पॉइंट रहता है। तो सम इंश्योर्ड अ प्रॉपर्टी कैन ईदर बी इंश्योर्ड ऑन डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू कहलाती है जो, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस, रीइंस्टेटमेंट बेसिस। तो जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है, कोई भी एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसको दो तरीके से उसकी इंश्योरेंस की कवरेज हो सकती है। या तो वो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट के ऊपर हो सकती है या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। तो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट मतलब कि मार्केट वैल्यू बेसिस, और डेप्रिशिएटेड कॉस्ट बेसिस मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस मतलब रीइंस्टेटमेंट बेसिस। In order to get better protection, a policy with reinstatement clause is recommended. The sum insured selected should be adequate for the reinstatement. तो अगर रीइंस्टेटमेंट क्लॉज आया था किसी किसी पॉलिसी में, तो जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, जो भी हम डेप्रिसिएशन के लिए हम उसको इम्पैक्ट डालते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, वो इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन के लिए माइनस नहीं करते। फॉर एग्जांपल समझिए एक आपने कार ली, तो अगर आपने जीरो डेप पॉलिसी, जैसे हम कार के पेज में कहते हैं जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, तो दैट इज काइंड ऑफ रीइंस्टेटमेंट क्लॉज। बिकॉज आपकी जब अगर कोई भी गाड़ी में नुकसान होता है, जब इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी, तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी गाड़ी की दरवाजा है, तो अगर 2 साल पुरानी गाड़ी है, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन जीरो डेप पॉलिसी या फिर रीइंस्टेटमेंट क्लॉज वाली जो प्रॉपर पॉलिसी है नहीं ली, तो कंपनी क्या बोलेगी कि आपका दरवाजा मान लीजिए 10,000 रुपए का था, तो उसके अंदर से हम 20% का डेप्रिसिएशन मानेंगे, तो हम 8,000 रुपए आपको कीमत देंगे। बिकॉज जिस समय लॉस हुआ आपका, उस समय दरवाजे की कीमत 8,000 रुपए थी। तो लेकिन अगर आपने जीरो डेप पॉलिसी या फिर रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी ले रखी है, तो फिर वो कंपनी आपको पूरा का पूरा 10,000 रुपए ही उसमें देगी, तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करती है। तो अगर रीइंस्टेटमेंट पॉलिसीज के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने ऐसे कोई सामान लिया, कोई आपने प्रोडक्ट लिया, ऐसे घर बनाया, तो उसके अंदर ईंट है, उसकी कीमत बढ़ रही है, सीमेंट है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोविजन ये भी रहता है कि पॉलिसी के अंदर अगर आपने एस्केलेशन एक्सटेंशन क्लॉज डलवा रखा है, और अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पॉलिसी में डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ही नहीं, लेकिन अगर एस्केलेशन एक्सटेंशन क्लॉज है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब प्राइमरी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर घर बनाने की कीमत है, ईंट बालू बजरी की जो कीमत है, या फिर एक्सचेंज रेट की वजह से कोई अगर कॉस्ट बढ़ती है, मान लीजिए कोई इंपोर्ट हो रहा है सामान उसके अंदर से घर बनाने के लिए, तो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो गया, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई उस आइटम की। तो अगर किसी कारण से उस घर की कीमत बढ़ रही है, तो वो जो बढ़ी हुई कीमत है, उसको भी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगा। तो उसमें जो नॉर्मली क्या होता है कि जो सम इंश्योर्ड है, अप टू 25% तक इंक्रीज हो सकता है। Sum insured may be increased up to 25% maximum by opting for an escalation extension clause. Similarly, any reduction in sum insured during policy period may be effected, for which refund of premium will be allowed on short period basis. तो अब जिस तरह से एस्केलेशन क्लॉज है, तो उसके अंदर आपको 25% तक आप प्रीमियम उसमें सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से उसकी कॉस्ट घट जाती है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट अगर कुछ कम होता है, तो उसका सम इंश्योर्ड कम हो जाएगा। तो जिस तरह से कम होगा, तो फिर आपको उसमें जो पर्सन है, जो भी आदमी है जिसने वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बोल के जितने भी पीरियड के लिए वो सम इंश्योर्ड कम रहा है, उतने पीरियड के लिए वो अपना प्रोपोर्शनेट प्रीमियम का रिफंड वहां से मांग सकता है। तो ये एस्केलेशन क्लॉज है। तो अब देखिए हम इसको देखते हैं कि जो बेसिकली जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके अंदर जो भी सम इंश्योर्ड है, वो किस तरह से डिफाइन डिफाइन होता है, राइट। तो वो डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, उसके फॉर्मूलाज है। तो उसमें एस्केलेशन क्लॉज है नहीं है, रीइंस्टेटमेंट है नहीं है, तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, तो 5 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं जिनके लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है: बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी, वैल्यूएबल एंटीक्स एंड एनी अदर आइटम। तो पहले बात करते हैं बिल्डिंग्स की। तो बिल्डिंग्स के अंदर भी दो तरह की बिल्डिंग है। पहला, जो बिल्डिंग बन चुकी है,
फुल्ली कंस्ट्रक्टेड और सेकंड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम बात करते हैं जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, उनके लिए सम इंश्योर्ड किस बेसिस पे आप बना सकते हैं। तो पहला हमने बात की थी कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू मेथड, अगर उसका मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे मार्केट वैल्यू बेसिस है इंश्योरेंस का, तो जो उसमें सम इंश्योर्ड होगा वो ये होगा: एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एज ऑन डेट ऑफ प्रपोजल एट इंश्योर्ड साइट प्लस सुटेबल एस्केलेशन फॉर द पॉलिसी पीरियड। अगर उसमें एस्केलेशन क्लॉज है तो आप उसमें एस्केलेशन ऐड करेंगे, एस्केलेशन क्लॉज है और एस्केलेशन कुछ हुआ है, इन केस दोनों चीज होनी चाहिए। फिर उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो अगर उनकी इसमें मार्केट वैल्यू बेस पे है तो डेप्रिसिएशन आप उसके अंदर से माइनस करेंगे, तो जो ये वैल्यू आएगी ये आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा उस दिन। अगर इसका जो वैल्यूएशन है, अगर बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है, जो सम इंश्योर्ड है, वो रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे हुआ है, कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपका जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटमेंट हो गई पहले तो, जो भी मटेरियल और लेबर लगना है उसको बनाने में, सिमिलर बिल्डिंग बनाने के लिए एज ऑन डेट ऑफ डैमेज, या फिर जिस दिन प्रपोजल बना है उस दिन के लिए, जिस दिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस दिन उस प्रॉपर्टी को, सिमिलर प्रॉपर्टी को बनाने के लिए कितना लेबर और कितना मटेरियल लगेगा उसकी कीमत एट एट इंश्योर्ड साइट, वो प्लस अगर उसमें कोई सुटेबल एस्केलेशन क्लॉज है तो वो आप एस्केलेशन क्लॉज अगर उसमें डालना है तो वो पॉलिसी पीरियड में डालना है तो वो उसमें आप डालेंगे उसको। फिर उसके बाद अगर कोई कई बार क्या होता है कि एस्केलेशन पीरियड खत्म होने के, पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है विच इज कॉल्ड री इंस्टेटमेंट पीरियड। तो ये जो है बेसिकली री इंस्टेटमेंट पीरियड जो है ये पॉलिसी में लिखा रहेगा, री इंस्टेटमेंट पॉलिसी के केस में देखने को मिल सकता है कभी कभी। तो अगर इस तरह का कोई इसमें पीरियड का मेंशन है तो उस पीरियड के अंदर भी अगर कोई सुटेबल एस्केलेशन का क्लॉज डाल रखा है तो वो भी आप उसमें ऐड करेंगे। अब सिंस ये रीइंस्टेटमेंट वैल्यूएशन के बेसिस पे वैल्यूएशन हो रही है, इंश्योरेंस हम इंश्योर निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये पहला मेथड के सेम ही है लेकिन इसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा। लेकिन सिंस रीइंस्टेटमेंट वैल्यूएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर उसके अंदर कुछ रीइंस्टेटमेंट पीरियड के लिए अलग से कोई एस्केलेशन क्लॉज डाल रखा है तो वो भी हम उसके अंदर ऐड बैक करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के केस में कोई रीइंस्टेटमेंट या उसका कॉन्सेप्ट नहीं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो उसके केस में सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आप जितनी बिल्डिंग बनी है उसका कितना, उस पे कितना एस्टिमेटेड खर्चा हुआ बनाने का, उसके बेस पे आप उसका सम इंश्योर्ड निकाल लेते हैं। फर्नीचर फिक्सचर की अगर बात करें तो सम इंश्योर्ड इज इधर मार्केट वैल्यू और द रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस। तो इनमें से दोनों मेथड हो सकते हैं जो हमने बात करी है पीछे, कि डेप्रिसिएशन माइनस कर भी सकते हैं और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं भी कर सकते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करते हैं तो उसमें अगेन दो ही मेथड है: डेप्रिसिएशन वैल्यू मेथड, डेप्रिशिएट वैल्यू मेथड एंड रीइंस्टेटमेंट वैल्यू मेथड। तो डेप्रिशिएट वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आप लैंडेड कॉस्ट ऑफ द मशीनरी आफ्टर इन्फ्लेशन। तो ये बेसिकली लैंडेड कॉस्ट ऑफ मशीनरी से मतलब क्या है कि उसको लाने का, खाली मशीन की कीमत नहीं है, उसको लाने का, उसको इंस्टॉल करने का, और उसमें जो भी खर्चे उसको इंस्टॉल करने के हुए हैं, अगर जब से आप लेके आए और आज तक कुछ उसमें इन्फ्लेशन हो गई तो भी उसमें करंट वैल्यू जो है उसको पकड़ेंगे बेसिकली। और फिर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू मेथड, लैंडेड कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर इन्फ्लेशन। तो ये वो सेम है लेकिन इसमें डिडक्शन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे आप। तो जो भी आपका खर्चा आज की डेट में मशीनरी का है, जो लाके वहां लगा के फिक्स करने का जो खर्चा आज का है, उसको वो उसकी वैल्यू पकड़ेगा इंश्योरेंस कवरेज के लिए। अगर हम बात करें वैल्यूएबल एंटीक्स एंड प्रेशियस मेटल की, तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है कि आप कोई वैल्यूएशन कर दें उसका या कुछ कर लें। तो वो तो आपका एक बेसिकली एग्रीड सम के ऊपर डिफाइन होता है कि मुझे लगता है कि मेरी ये पेंटिंग है 10,000 रुपए की है, तो मैंने 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का मैंने कवरेज ले लिया कंपनी से। तो अगर कल को उसमें आग लग गई तो 15,000 कंपनी देगी। तो कंपनी अगर इनिशियली एग्री कर रही है, ठीक है हम 15,000 की वैल्यू मान रहे हैं और आपसे इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं 15,000 रुपये का, तो वो एग्रीड वैल्यू बेस पे है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट या रीइंस्टेटमेंट कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लगता है। और इसके अलावा अगर कोई भी, अगर और कोई आइटम है जो कि इनसे पहले जो 4-5 कैटेगरीज की बात करी उसमें फॉल नहीं करती है, तो उसको भी हम एग्रीड वैल्यू बेसिस के मेथड से ही उसका सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए, अब जो सम इंश्योर्ड हमने लिया, नेक्स्ट प्रश्न जो उठता है दिमाग में और जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्या वो सम इंश्योर्ड एडिक्वेट है?
तो वो कभी-कभी होता है कि हम फालतू कवरेज ले लेते हैं, कभी-कभी होता है कि वो अंडर इंश्योरेंस हो जाए, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं मान लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आप आपका एक घर है, उस घर की कीमत 60 लाख रुपए है और ज़मीन की कीमत 60 लाख रुपए है और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 40 लाख रुपए है। तो टोटल 1 करोड़ का घर हो गया आपका। अब समझने की बात है, अब आपने अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज ले लिया, आप कंपनी को बोल रहे हैं मेरा घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज ले लिया, बट टेक्निकली ये ओवर इंश्योरेंस है, बिकॉज़ जो ज़मीन है, ज़मीन का इंश्योरेंस तो होता नहीं है कभी भी। तो कल को अगर घर में आग लग गई, तो कंपनी के पास आप जब जाएँगे, तो कंपनी बोलेगी लैंड का तो इंश्योरेंस का क्लेम हमको देंगे नहीं, लैंड तो आपका ठीक है, लैंड में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग डैमेज हुई है, उसकी कीमत 40 लाख रुपए है। तो कंपनी आपको 40 लाख का ही क्लेम देगी, चाहे आपने 1 करोड़ का कवरेज ले रखा है। तो बेसिकली आपने एक्स्ट्रा 60 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया कंपनी को, बट उसका कवरेज आपको ले लिया आपने पेपर पे, लेकिन उसका क्लेम नहीं मिलेगा बेसिकली। तो वो कवरेज एक्चुअली फॉल्टी कवरेज है। तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि ओवर इंश्योरेंस है। तो ओवर इंश्योरेंस का फ्लॉ क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं जिसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता आपको। तो कभी-कभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फ्लॉ और ड्रॉबैक ऑफ ओवर इंश्योरेंस। तो आंसर रहेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में रहेंगे, आपको सिलेक्ट करनी पड़ सकती हैं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 60 लाख रुपए थी, घर का कीमत आपका, और 60 लाख की ज़मीन थी, 40 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी और आपने मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया बैंक से। तो अब उस केस में हो सकता है आप बोले ठीक है मेरा तो 20 लाख का लोन है, तो मैं 20 लाख का ही उसमें इंश्योरेंस कवरेज लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया, लेकिन घर की कीमत 40 लाख रुपए थी आपकी। तो इन दैट केस क्या मतलब हुआ कि आपका जो प्रॉपर्टी है, जो इंश्योरेंस है, वो अंडर इंश्योरेंस हो गया। तो वो डिजायर्ड इंश्योरेंस एक्चुअली 40 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए था, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 40 लाख रुपए निकल रही थी। तो 40 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए था आपको, लेकिन 40 लाख का ना लेके आपने क्या किया, आपने 20 लाख ले लिया। जैसा मेरा तो लोन 20 लाख रुपए का अप्रूव हुआ, तो 20 लाख का ही मैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लूंगा। तो इस केस में वो अंडर इंश्योरेंस हो गया प्रॉपर्टी। तो अंडर इंश्योरेंस के केस में ड्रॉबैक क्या है, उस पे कंडीशन ऑफ एवरेज लग जाता है उसके अंदर। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का अंडर इंश्योरेंस है, तो उसके ऊपर कंडीशन ऑफ एवरेज की एप्लीकेशन उस पे हो जाती है। कंडीशन ऑफ एवरेज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने सेशन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी उसको कवर किया है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो उसके अंदर एक दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जिसके बेस पे कंडीशन ऑफ एवरेज की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो अब पे आउट कितना होगा, या मान लीजिए आपका कल को भगवान ना करे आपका बिल्डिंग में आग लग गई और उसमें खर्चा आया 10 लाख रुपए का। तो बिल्डिंग की वैल्यू 40 लाख रुपए थी, आपने इंश्योरेंस लिया 20 लाख का, और खर्चा आया मान लीजिए 10 लाख रुपए उसको ठीक करने का, जो भी लॉस है आपका एक्चुअल। तो क्लेम पे आउट अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए। लेकिन जब कंपनी आपको क्लेम देगी, तो वो क्या बोलेगी कि साहब आपका जो सम इंश्योर था वो 20 लाख रुपए था, आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए ली, मान लीजिए 1 साल पहले पॉलिसी ली आपने, उस समय आपकी घर की कीमत 40 लाख रुपए थी, राइट। मान लीजिए 1 साल बाद उस घर की कीमत आज की डेट में घट के रह थी 30 लाख रुपए। थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं, 1 साल में 10 लाख कीमत नहीं घटती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ मैं कि मान लीजिए 1 साल के बाद जिस समय पॉलिसी ली आपने, उस समय 40 लाख की कीमत थी घर की। 1 साल बाद उस घर की कीमत आज की डेट में रह गई 30 लाख रुपए। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 20 लाख रुपए की 1 साल पहले, या ऑलमोस्ट 11 महीने पहले। तो अब क्या हुआ कि जब 11 महीने बाद जब उस घर के अंदर नुकसान हुआ और 10 लाख का नुकसान हुआ, आपने जब क्लेम डाला, तो कंपनी बोलेगी ठीक है 10 लाख का नुकसान हो गया आपका, लेकिन आपका जो कवरेज है वो 20 लाख रुपए का है, और आज की डेट के अंदर कीमत बिल्डिंग की कितनी है, 30 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो कवरेज है वो 66.66% की कवरेज है। तो आपका अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट आ गया उसके अंदर, सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय करंट वैल्यू ऑफ एसेट। तो आपका वो आ जाता है अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसमें अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट आएगा 0.66, क्योंकि आपका 2/3 ही आपका इंश्योर्ड है। तो कंपनी बोलेगी कि सिंस 66.67% आपका इंश्योरेंस कोशिएंट कवरेज है, तो 10 लाख के नुकसान पे आपको मैं 66.67% ही क्लेम दूंगा, दूंगी। तो इसका मतलब आपको 6,66,000 रुपए उसके अंदर से क्लेम मिलेगा, ना कि 10 लाख रुपए क्लेम मिलेगा, हालांकि आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए था। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से।
न्यूमेरिकल इस पे से आने की पूरी-पूरी संभावना है कि कंडीशन ऑफ एवरेज के ऊपर कैसे निकालना है, तो आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आगे समझते हैं कि हम जो ये इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस क्या है, जो एसएफएसपी की जो क्लेम है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी लॉसेस हुए हैं वो बेसिकली इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई एक सर्वेयर को, जो भी कॉम्पिटेंट सर्वेयर है, वो उसको भेज सके जस्ट टू मेक असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल लॉसेस। उसके बाद जो आप आपकी अगर प्रॉपर्टी में के नुकसान हुआ है और आप अपना क्लेम फाइल कर रहे हैं, तो आप अपना एक एस्टिमेट फिगर ऑफ डैमेज देंगे इंश्योरेंस कंपनी को। उसमें उसके बाद जो सर्वेयर है, जब वो आएगा तो आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। सर्वेयर अगर कोई डॉक्यूमेंट माँगता है, सर्वेयर अगर प्रॉपर्टी देखना चाह रहा है, कोई असेसमेंट करनी है, तो एज़ अ क्लेमेंट आप उसको पूरा कोऑपरेट करेंगे पॉलिसी होल्डर के नाते। उसको ये नहीं कि आप बोलेंगे कल आइए, परसों आइए, तंग करना शुरू कर देंगे। Cooperate with the insurer or its surveyor in his all activities like entering of the premises, taking possession of the property, sorting, removing, etc. without prejudice. तो अब जो सर्वेयर के साथ आपने कॉपरेट किया, आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी कॉपरेट करना है। उसका कोई एजेंट आए, या कंपनी का खुद हेड या खुद मालिक, जो भी ऑफिसर उसका आना चाहे, चेक करना चाहे, वो चेक कर सके, और आप उसके लिए नेसेसरी मतलब उसको परमिशंस दें और उसको रोके ना बिना मतलब के। और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जिस्टिंग ऑन द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस। तो जिस समय नुकसान हुआ है उस समय क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी चल रही थी, जो कि इंश्योरेंस जो कि आप अगर एबीसी कंपनी के पास गए क्लेम लेने के लिए, और आपने हो सकता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी लेने के बाद आपने एक पॉलिसी और खरीद ली उस प्रॉपर्टी के लिए एक्स वाई जेड कंपनी से। तो अब जब कंपनी ए के एबीसी के पास जाएंगे क्लेम के लिए, तो आपको बताना है कि आपने एक और पॉलिसी ले रखी है जो आप बताना भूल गए थे, या फिर आपने बता रखा था, या फिर आपने ये पॉलिसी एबीसी पॉलिसी लेने के बाद आपने एक और पॉलिसी एक्स वाई जेड ली। तो अगर वो केस है तो वो भी आप बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या-क्या चाहिए होते हैं क्लेम फाइल करने के लिए। पहला तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पास है विद शेड्यूल्स एंड एंडोर्समेंट्स। उसके बाद एक हर एक कंपनी का अपना क्लेम फॉर्म रहता है, वो क्लेम फॉर्म भरना है आपको डूली। उसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट कि एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी फैक्ट्री में, घर में, व्हाटएवर जो भी है, तो अखबार में कुछ ना कुछ छपा होगा तो आपको रिपोर्ट लगेगी उसकी। उसकी प्रॉपर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास कि घर में आग लगी तो किस तरह से लगी, क्या हुआ। प्रीवियस क्लेम एक्सपीरियंस, तो क्या आपने इससे पहले आपने कोई क्लेम लिया है इस टाइप की नेचर का, या इस टाइप की नेचर का ना भी हो, तो आपने कोई अगर पास्ट में क्लेम लिया तो वो भी आप बताएंगे इसके अंदर। कभी कभी देखिए इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं, जैसे अगर वो फायर क्लेम है तो उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या होगा? रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंटरनल कमेटी विच वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर नेविगेटिंग द कॉज ऑफ फायर। तो एक आपको एज अगर आपकी कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई, तो आपको अपनी कंपनी की एक इंटरनल कमेटी बनानी है जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करे कि उस वो आग क्यों लगी थी। फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, जो फायर ब्रिगेड आपने बुलाई थी वो अपनी रिपोर्ट देगी। एफआईआर, लेटर ऑफ इंटीमेशन टू पुलिस स्टेशन ड्यूली एंडोर्स्ड, पुलिस पंचनामा। तो जब फैक्ट्री में आग लगेगी, घर में आग लगेगी, तो फिर आप जो है जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसको भी आप बताएंगे सब ऐसे ऐसे हमारा नुकसान हुआ है, तो वो अपना पंचनामा बनाएंगे, या फिर एक एफआईआर कॉपी आपने वहाँ की है किसी के अगेंस्ट, अगर किसी ने आग लगाई है घर में आपके, तो एफआईआर करेंगे उसके अगेंस्ट। तो वो कॉपी लेके आप क्लेम के साथ लगाएंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ऑन सैंपल एंड ऑन सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो इसके अंदर क्या है कि कभी-कभी जो कंपनीज़ हैं वो बोलती हैं कि साहब आपका जो भी ये नुकसान हुआ है गाड़ी का, घर का, तो उस केस में जो फोरेंसिक वाला बंदा है, फोरेंसिक अपनी रिपोर्ट देगा, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का। और बिकॉज़ उनकी नज़र बड़ी तेज़ रहती है फोरेंसिक वालों की, तो वो बहुत ही डीपली चीज़ों को जाके देखते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वो भी रिपोर्ट भी कभी-कभी लगती है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो अगर इस तरह की कोई इसमें रिक्वायरमेंट है वो भी देनी पड़ेगी आपको। मेटरोलॉजिकल रिपोर्ट, अगर फायर इंश्योरेंस क्लेम है तो उसमें आपको मेटरोलॉजिकल रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है। इन केस ऑफ एक्सप्लोजन क्लेम्स फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वो फैक्ट्री, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई एक्सप्लोजन हुआ है और उसका क्लेम आप लगा रहे हैं, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी उसमें लगेगी। एफआईआर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट में आपने कंफ्यूज नहीं करना है। एफआईआर एंड फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट दोनों ही लगेंगी इस केस में, तो आपने एफआईआर से कंफ्यूज नहीं करना है इसके अंदर। और इसके बाद देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिडेलिटी पॉलिसी कौन सी होती है।
तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या होती हैं, कंपनीज़ क्या होती हैं, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए मान लीजिए, तो जो भी एम्प्लॉयी उन्होंने रखे हुए हैं वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दे, कुछ झूठ बोल जाए, कुछ गलत कर दे कंपनी के साथ, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए लेती है फिडेलिटी पॉलिसी। अगर मेरे किसी एम्प्लॉय ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, तो फिर मैं जो है मेरा जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। तो इसके साथ ही हमारा सेशन आज का खत्म होता है। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ये सेशन देखने के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।